Okay, great. Welcome back everyone. सो नवंबर 22 सजेस्टेड सी ए फाइनल एस का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले दो चीज़ें बता देता हूँ। ये वीडियो स्पेशली क्यों देखना ज़रूरी है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को प्लीज़ समझना, एंड एवरीवन हु इज रेफरिंग टू आवर क्वेश्चन बैंक। हमारे क्वेश्चन बैंक में मैंने आप सभी को बताया था नवंबर 22 तक के भी क्वेश्चन अपडेटेड है विद सोल्यूशन। अब अभी जो आपके पास कंपाइलर है उसमें जो सोल्यूशन है दैट इज एज पर आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। लेकिन एक पॉसिबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताई थी कि हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ अलग कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ मेजर पॉइंट्स नहीं है बट अ फ्यू माइनर थिंग्स दैट यू शुड नो फर्स्ट। सेकंड, इफ यू वांट टू रेफर टू एंटायर डिस्कशन ऑफ नवंबर 22 एग्जाम पेपर, जिसमें आप चाह रहे हो कि हम सारे नए क्वेश्चंस जो रिपीटेड नहीं थे, फर्स्ट टाइम पूछे गए, उनके ऊपर हम डिस्कशन करें, तो देयर इज अनदर वीडियो व्हिच यू कैन वॉच टू। आई एम टैगिंग इट ओवर देयर, वहां से आई बटन से आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपके लिए दे दूंगा। एंड थर्ड, डेरिवेटिव्स का रिवीजन आ चुका है, राइट। अमेजिंग डिटेल्ड फुल कवरेज के साथ आपको मजा आ जाने वाला है ऐसा रिवीजन वीडियो। इट्स स्ट्रिक्टली लाइक स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू ऑल मस्ट वॉच इट। फॉरेक्स का रिवीजन वीडियो विल बी आउट इन अ वेरी फ्यू डेज। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी और आप प्लीज बताइए। हाँ, आपके सामने नवंबर 22 का सजेस्टेड फर्स्ट क्वेश्चन नवंबर 22 में जो पूछा गया था ना, दैट वाज ऑलमोस्ट नथिंग न्यू एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट जो उन्होंने पूछा है। ये हमारी बुक में, आपको रेफरेंस भी दे देता हूं, आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। मर्जर्स एक्विजिशन लेटेस्ट कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 9 से मैच होगा। कॉन्सेप्ट सेम है, डेटा डॉट टू डॉट शायद मैच ना हो। अभी क्या हुआ यहाँ पे, एक ओपिनियन का डिफरेंस कैसे आ गया प्लीज समझना। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यार अल्फा ने बीटा को अक्वायर करना है ना। तो वो बोल रहे हैं कि यार इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ बीटा, विल यू बी विलिंग टू सेल योर शेयर्स, है ना, विल यू बी विलिंग टू सेल योर स्टेक। हमने क्या देखा कि यार हमने सोचा यार एक्विजिशन के बाद अगर हमारी वैल्यू बढ़ रही होगी तो वी आर विलिंग टू सेल द शेयर, है ना। और यहां भी वही हुआ, हमने इनका सोल्यूशन देखा। तो इनने बोला यार एक्विजिशन के पहले जहां आपके शेयर की वैल्यू 1400 थी, एक्विजिशन के बाद 1878 हो गई। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि वी आर विलिंग टू सेल द शेयर, लेकिन ये बोल रहे वी डू नॉट अग्री टू सेल द शेयर। तो फिर मैंने सोचा यार इसका क्या रीजन हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी जो मुझे समझ में आ रही है वो क्या है, ध्यान से समझना, है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चन इस पे क्लियर नहीं, इसमें हम खुद को गलत नहीं बोल सकते, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप तक हर वो चीज कन्वे करना कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, इसलिए मैं आप तक ये चीज लेकर आया हूँ। शायद यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोलना चाह रहा होगा, will you be ready to like will you be selling the share in general in the market। वो क्या बोल रहे हैं, आज आपके शेयर की कुछ वैल्यू है ना, इस एग्जिस्टिंग वैल्यू पे आप किसी और को बेचने के लिए रेडी हो क्या मार्केट में शेयर। तो हमने बोला नहीं। क्यों नहीं रेडी है, क्योंकि मर्जर के बाद हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बेटर है ना हम मर्जर तक रुक जाए। तो शायद उनका कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है वो तो आपको पता ही है, इंस्टीट्यूट आपके लिए नया नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है ना। स्टिल ये एक पॉसिबिलिटी जो मुझे समझ में आती है, ठीक है। फर्स्ट, दिस इज डन। सेकेंड क्वेश्चन तो सर बिल्कुल ही देखा हुआ था, तो उसके ऊपर कुछ नया क्वेश्चन था ही नहीं, तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं आती, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड, सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट भी बिल्कुल कुछ नई बात नहीं है सच। बी क्वेश्चन, सेकेंड के बी, जो हमारे नोट्स के फॉरेक्स का 14 है, वहां पे सिर्फ एक स्प्रेड करके एक नई चीज आ गई थी, जहां पे बिड और आस्क में स्प्रेड दिए थे, तो हमने भी इनको ऐड किया था फॉरवर्ड मान के, राइट। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट आ गया था, ऑब्वियसली वो अपने स्टूडेंट्स नहीं थे, जिनको सर स्प्रेड बोला ना तो वो समझे बिड आस्क, तो उन्होंने इसको कुछ बिड आस्क मान लिया था, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, वेन दे से 2 मंथ ऑब्वियसली हम इसको फॉरवर्ड मान के ही हमारा काम करेंगे, ठीक है। और अदर देन दैट, मतलब एज सच हमारे नोट्स में कुछ अलग नहीं है, वी हैव डन द सेम सोल्यूशन एज जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। काफी सारे मैच हो रहे हैं, हाँ। 14 का बी में, बी 14 का 1 सेकेंड ना, 14 का ए सेम था, बी भी हमारे नोट से बिल्कुल मैच हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। सेकेंड का ए और बी, थर्ड का ए सेम, कुछ नई चीज नहीं थी। थर्ड का बी जो है ना, अगेन यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन देखो, थर्ड के बी में हमने जो पूरा सोल्यूशन किया ना, हमारे लिए वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक जो छोटा सा बाद वाला पार्ट है, जो एक थियोरेटिकल पार्ट है, वहां थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गैप आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, वो बोल रहे यार एक बंदी है जो इन्वेस्ट करा और उसका ऐसा ऐसा एनएवी है, उसने कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया, जिस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जिसका ऐसा एनएवी, और कुछ पैसा डेट में है, तो हमें रीबैलेंसिंग करना थी। और रीबैलेंसिंग कम करना है जब 15% इंक्रीज डिक्रीज हो जाए एनएवी में एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। तो हमने बिल्कुल ऐसा ही सोल्यूशन किया, लेकिन एक प्रॉब्लम समझना, यहां तक तो अपना आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार सुनिधि जो कर रही है ना, ये बंदी श्रीनिधि, सॉरी श्रीनिधि जो ये बंदी कर रही है,
इस बंदी के हिसाब से इसने कुछ गलती की है क्या, तो हमने बोला इसने टेक्निक में गलती की है। एक बार अपना लॉजिक सुनना, हमने बोला था गलती क्या की है सर, ध्यान से सुनना। गलती ऐसी की है कि यार शेयर जब 92 का 86 हुआ तो देखते हैं कितना परसेंटेज फॉल है ना। 92 माइनस 86, 6 रुपीज का फॉल है ऑन अ बेस ऑफ 92, तो हमने कहा 6.52% का फॉल है। तो सिंस ये चेंज इन द एनएवी इज नॉट मोर देन 15%, वी वोंट एडजस्ट इट, है ना, वी वोंट डू द रीबैलेंसिंग। हमने कहा नेक्स्ट मंथ 86 से 102 हो गया, 102 माइनस 86, 16 डिवाइड बाई 86, तो समझ में आया 18.60% का फॉल है। अब सिंस यहाँ 15% से ज़्यादा फॉल है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ये कर दिया रीबैलेंसिंग और हमने कर दी हमारी यूनिट्स एडजस्ट। देखो हमने यहाँ सेल किया, रीबैलेंसिंग एक जगह से निकाल के दूसरी जगह खरीदा, नो रीबैलेंसिंग ओवर हियर। हमारे हिसाब से इस लॉजिक में प्रॉब्लम क्या है प्लीज देखना। देखो रीबैलेंसिंग करते हो यार पोर्टफोलियो की वैल्यू डिस्टर्ब ना हो इसलिए, है ना। जब प्राइस 92 था तो जब ये 6.52% गिरा, हमने बोला कोई रीबैलेंसिंग नहीं चाहिए, और जब ये 18% यहाँ से बढ़ा तो ये लोग रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। जबकि आप प्लीज फील करना इफेक्टिवली आपका पोर्टफोलियो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है। 6% नीचे आके 18% ऊपर जाना मतलब इफेक्टिवली सिर्फ एवरीवन सिर्फ 12% ऊपर जाना, इनफैक्ट उससे भी कम। 6.52 नीचे आकर ऊपर कुछ 18 समथिंग जाना, तो इफेक्टिवली तो आप सिर्फ 12% ऊपर गए। तो जब सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में डिस्टरबेंस 12% का ही हुआ तो आप क्यों उसको रीबैलेंसिंग कर रहे हो। ये कितना फनी है प्लीज देखना। हमारा पोर्टफोलियो, मेरा 15% पे रीबैलेंसिंग का रूल है, हमारा पोर्टफोलियो 14% नीचे आया और 16% ऊपर चला गया, तो आपने 16% ऊपर जाके रीबैलेंसिंग कर दी, जबकि आप कोई बात ही नहीं समझ पाए कि यहां पे तो सिर्फ 2% का चेंज है, तो आप क्यों अपने पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब कर रहे हो सिर्फ 2% जैसे माइनर चेंज के लिए। हमने बोला है टेक्निकली गलत है, जो हमने इसको आंसर भी बनाया, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग देर इज नथिंग रॉन्ग। कहाँ इसका आंसर, देर इज नो एरर। ठीक है, अगेन एक छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर वो चीज बताना। ठीक है, दिस इज 61 क्वेश्चन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन आवर नोट्स। जी सर, कूल, दिस इज डन। फोर्थ क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स नए थे, ए और बी, है ना। दोनों पार्ट्स हमारे नोट्स में है और बिल्कुल वैसे ही हमने सॉल्व किए जैसे इंस्टीट्यूट ने करके दिए। 58 क्वेश्चन ऑफ पोर्टफोलियो एंड 21st क्वेश्चन ऑफ पोर्टफोलियो, राइट, दैट इज डन। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट मैं पर्पसफुली बोलूंगा हमने हमारे नोट्स में नहीं लिया, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमारे नोट्स में थे, बहुत इजी लगा, हमने भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे नोट्स में नहीं है, बट सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने जिस वीडियो के बारे में आपको बताया जहां पे हमने पेपर सॉल्व किया था, वैसा ही सोल्यूशन किया जैसा हमने उस पेपर में किया था फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ का बी पुराना क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन अगेन एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में फिक्स्ड इनकम का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें भी सर इंस्टीट्यूट ने साफ एक गलती की है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक 7 साल का बॉन्ड है जिसमें हमने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, मतलब अब सिर्फ 5 साल बचे हैं। जिस बॉन्ड के 5 साल बचे हैं, जिसका फेस वैल्यू 1 लाख मान लेते हैं, चलो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, उसका वैल्यू फाइंड करना है अलग अलग इंटरेस्ट रेट, मतलब अलग अलग वाईटीएम के केस में। तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, दो अप्रोच लगाए। पहला अप्रोच लगाया जहां पे उसने करंट यील्ड मान के सॉल्व कर दिया, अरे यार भाई क्लियर कट मैच्योरिटी दिया है, देखो इररिडीमेबल बॉन्ड है ना, तो ये वाला थॉट लगा सकते हैं, है ना। लेकिन जहां क्लियरली आपको पता है कि बॉन्ड इररिडीमेबल नहीं है ना, जहां बॉन्ड का आपका एक मेच्योरिटी अब से 5 साल, तो डिस्काउंटिंग वाला थॉट लगाना था, ऑल्टरनेटिव मेथड फॉलो करना था उसने। ऑल्दो उसने ऑल्टरनेटिव आंसर दिया है, तो हमारा आंसर नीचे वाला आ रहा है, बट ऊपर वाला क्लियरली गलत है। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम पता है क्या है, देखना। इसने अलग अलग रेट से हमें डिस्काउंटिंग कराया, है ना। और एक जो फोर्थ वाला रेट था ना, फोर्थ वाले रेट से जब हम डिस्काउंटिंग कर रहे थे तो हमारा आंसर आ गया था, 1 सेकेंड, वेट, 101। फोर्थ रेट से जब हमने डिस्काउंटिंग की तो हमारा आंसर आया 101, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आ रही है 101। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है कि यार अगर बॉन्ड 1%
पार पे अवेलेबल है और खरीदने पे 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। मतलब 100 रुपए की चीज खरीदोगे उस पे 1% लगेगा, तो आपको कितने का पड़ेगा? 101। अब 101 वाली चीज में आपकी इफेक्टिवली यील्ड कितनी हो गई? क्यों इफेक्टिव यील्ड वर्ड किया यूज किया? बोल रहे हैं यार वैसे तो आपने 100 पे खरीदा है ना? तो अगर आपने कोई चीज फेस वैल्यू पे खरीदी है तो आपका वाईटीएम कितना होता है? कूपन के बराबर, विच इज 8%, राइट? लेकिन लेकिन इस बार आपने खरीदा पार पे, लेकिन 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई, तो इफेक्टिवली आपको 101 में आया। 101 में कोई चीज खरीदी है ना, और उसके फ्यूचर कैश फ्लोज आपको दे दिए कूपन के फॉर्म में, तो आप बैक कैलकुलेट कर सकते हो ना वाईटीएम, विच इज द आईआरआर ऑफ द बॉन्ड। वो कितना है हमने कहा देखना। हमने कहा कॉमन सेंस ऐसा है दोस्त कि जब रेट 7.75 था तो पीवी 101 आ रहा था, तो इस बार जब पीवी 101 दे रखा है तो ऑब्वियसली इस पे मिलने वाला रिटर्न 7.75% होगा, जहां लॉजिकली आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। इंस्टीट्यूट को भी ऐसा ही सॉल्व करना था, लेकिन इंस्टीट्यूट की गलती सुनिएगा सर। ऊपर दिए गए सारे क्वेश्चन में उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिए। जब आप इरिडीमेबल बॉन्ड मानो तो क्या सोल्यूशन, और रिडीमेबल मानो तो क्या सोल्यूशन। रिडीमेबल ही मानना पड़ेगा उस बॉन्ड को स्पेसिफिकली, क्योंकि उसकी लाइफ दी रखी है, करेक्ट? उन्होंने उन्होंने जो बी पार्ट सॉल्व किया ना, इफेक्टिव यील्ड वाला, वहां पे बॉन्ड को इरिडीमेबल मान लिया, एक प्रकार से उसकी करंट यील्ड कैलकुलेट कर दी, और बोल रहे हैं कि यार इफेक्टिव यील्ड 7.92। दिमाग की एक्सट्रीम कमी होना जब इंसान ऐसा कर सकता है ना। छोटी मोटी कमी पे भी आप ऐसी गलती नहीं करोगे, उसका उल्टा सोचने का, है ना। तो अभी इफेक्टिव यील्ड उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया। अब आपके हाथ में है सर। देखो मुझे डायलेमा में मत डालो। एज अ स्टूडेंट मैं रहता तो क्या करता, पहला अटेम्प्ट होता जो उन्होंने करा उसको याद करने की कोशिश, इजी वे में, बिना परेशान हुए। होता है ना नेचुरली कुछ चीज याद रह गई, वैसे याद रखने की कोशिश करता। अगर नेचुरली याद नहीं रह पाता तो मैं वही करके आता जो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में भी इतनी सारी चीजें याद करके स्टार्ट करना कर दिया ना तो परेशान हो जाएंगे सर। बहुत बड़ा है सीए फाइनल, जिसमें फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल फील्ड वेयर यू कैन बी इन, और उसमें अगर मैं बोलूं कि भाई याद कर ले तो मुझे बुरा लगता है। मार्क्स के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो अभी ऐसा है सर कि याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं रख तो लॉजिकल वाला कर देना। 7.75 वुड बी द आंसर। आई होप मैं आपको कन्वे कर पाया कि मिस्टेक उन्होंने क्या की है। मिस्टेक उन्होंने क्या बोला कि अच्छा हाँ अब हमारी प्राइस 101 हो गई है, 8 रुपए का कूपन है, तो कूपन डिवाइड बाय सीएमपी विल बी माई यील्ड इफेक्टिवली, विच इज करंट यील्ड बॉस, कम ऑन, इट हैज टू बी अ वाईटीएम, which will turn out to be 7.75% if you calculate using this outflow of 101 and all these 888 and 108 inflow. Are you all settled? इसके अलावा जितनी भी मैंने चीजें डिस्कस करी उसके अलावा हमारे नोट्स में कोई मिस्टेक नहीं है, एंड आई होप इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए, क्योंकि हमने जो चीजें डिस्कस की है उस सब के पीछे आपके पास एक लॉजिक है जिससे आप अग्री करते हैं, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वैसे भी करेक्ट है जैसा कि आप देख चुके हो। परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर वॉचिंग अप दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय। एक छोटी सी चीज, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द मॉक टेस्ट पेपर्स, जो सीरीज 1 आ चुका है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करेंगे। बाय बाय। और एक और चीज, हाँ सॉरी, एक और चीज मैं आपको बता चुका हूँ, आरटीपी में एक भी नया क्वेश्चन नहीं था, तो नो चेंज रिक्वायर्ड। वैसे तो नवंबर 22 के सॉल्यूशंस थे, तो ये कुछ माइनर एम्बिगुअस चेंजेस है, कंफ्यूजिंग चेंजेस है, इलॉजिकल चेंजेस जो आप कर लीजिए अपने नोट्स में। अदर देन दैट हम यहाँ तक सेटल्ड है। सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे और पता चल जाएगा कि मई 23 के जो कंपाइलर रेफर कर रहे हो उसमें हमें और क्या नया करना है। एज ऑफ नाउ कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वो बुक रेफर कीजिए और ऑल सेट। ठीक है, बाय।